Today we'll start the revision of fourth chapter, that is in the strategy of industrial growth from 1947 to 1990. Means in this duration, what were the policies or the strategies which were adopted by the government to promote the industry? ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इस ड्यूरेशन में अडॉप्ट की थी? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है. Okay, why industries are considered as an important element for the growth of the economy, or why they are considered while making the policies or the strategies. क्यों पॉलिसीज या फिर स्ट्रेटजीज बनाते हो तुम इंडस्ट्रीज को कंसिडर करें, ऐसे क्या इंपॉर्टेंस और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्री इकोनॉमी की ग्रोथ में, और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन उनका है. ठीक है, और व्हाट अ क्रूशियल और एन इम्पॉर्टेंट रोल डज इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस या फिर द एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडर्ड एज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ. Industries are considered as the epicenter of growth. That means the growth जो word है that is directly related to the GDP. हम growth को जो है GDP से मेजर करते हैं. ठीक है, and we know that industries जो है वो goods produce करती हैं, whatever the output of the goods they produce, that will be counted while estimating or calculating GDP. जो भी आउटपुट इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, वो आउटपुट की वैल्यू जीडीपी में काउंट होएगी. ठीक है, तो जब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी इन अ ग्रोइंग नंबर, जब इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा एस्टैब्लिश किया जाएगा तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जीडीपी बढ़ेगी या जीडीपी ग्रोथ होगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है ग्रोथ में या जीडीपी को इंक्रीज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज उनकी जो आउटपुट है, जो फाइनल आउटपुट या फिनिश्ड आउटपुट है इंडस्ट्रीज की, वो काउंट होगी जीडीपी में. क्लियर. सेकंड वन वो कहता है कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी या एक कंट्री का जो स्टेटस है वो चेंज होता है फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग और डेवलपिंग टू डेवलप्ड. ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी का स्टेटस चेंज होता है कंट्री का, इकोनॉमिक स्टेटस अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग, डेवलपिंग टू डेवलप्ड इकोनॉमी. ठीक है, उनकी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं. द इकोनॉमी फेसेस सम structural changes or observe some structural changes when the economic status changes. जब इकोनॉमी का या कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो चेंज होता है, जब इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग बनती है, डेवलपिंग से डेवलप्ड बनती है, तो उस इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है कि इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के. ठीक है, इकोनॉमी उन पर शिफ्ट होती है, मतलब उनमें कुछ शिफ्ट देखने को मिलते हैं कि इकोनॉमी प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट होती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी पे शिफ्ट होती है. ठीक है, तो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो प्राइमरी के ऊपर फोकस होती है या डिपेंडेंट होती है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर. जब इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग बनती है तो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होकर किस पे चली जाती है, इंडस्ट्रियल या फिर टर्शियरी, मतलब सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सेक्टर के ऊपर. ठीक है, so when the economy or the country's economic status changes from underdeveloped to developing, the country or the economy observes some structural changes, and these structural changes say that the economy will shift from primary to secondary or industrial sector. कि जब वो अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग इकोनॉमी बनेगी तो प्राइमरी से शिफ्ट होकर किसके ऊपर चली जाएगी, इंडस्ट्री. दैट मीन्स उसकी डिमांड के पैटर्न, लोगों की डिमांड के पैटर्न चेंज हो जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगे. अब लोग एग्रीकल्चर नहीं, यू कैन से हैंडमेड प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे. ठीक है, हालांकि वो क्यों होगा, क्योंकि अंडर डेवलप्ड से जब डेवलपिंग बन जाएगी तो मतलब ये क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हुआ तो यहाँ पे लोगों की इनकम कम रही होगी. जब इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड थी तो लोगों की इनकम कम थी, लेकिन जब वो डेवलपिंग हो जाएगी तो मतलब पर कैपिटा इनकम या जो लोगों की इनकम है वो इंक्रीज हो गई होगी. इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों की डिमांड पैटर्न में भी चेंज आएंगे. ठीक है, तो इस वजह से डिमांड पैटर्न में चेंज आने की वजह से प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर कंट्री जो है या इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिपेंड हो जाएगी. ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से भी हम कहते हैं कि
ग्रोथ का एक एपिसेंटर, एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्री। ओके क्लियर, मतलब जब जैसे ही ग्रोथ होगी, बोला कि अंडर डेवलप से डेवलपिंग होगी, तो हमारे क्या होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके लोग एग्रो बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इंडस्ट्रियल सेटअप ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ग्रोथ का एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक सेंटर स्टेज है इंडस्ट्रीज। ओके, ग्रोथ का एक सेंटर स्टेज है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ होती है वैसे वैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखना, प्राइमरी से लोग इंडस्ट्री पे या टर्शरी सेक्टर पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम वाला, हमने देख ही लिया। जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इनकम कम है, तो इनकम कम है तो इसका मतलब क्या है, लोग उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे जिनके प्राइसेस कम होते हैं। और किन चीज़ों के प्राइसेस कम होंगे, जो नेसेसिटी, गुड्स ऑफ नेसेसिटी है या बेसिक गुड्स हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में बेसिक गुड्स प्रोवाइड करता है, बेसिक गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं या बेसिक गुड्स प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो इंडस्ट्रियल गुड्स है वो यू कैन से लग्जरी गुड्स, प्रीमियम गुड्स, मैकेनाइज्ड गुड्स आप कह सकते हो, मशीन मेड, वो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं। जब इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड थी, लोगों की इनकम कम थी, तो लोग वही चीज़ें खरीद पाएंगे जो कि नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक गुड्स, फूड है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर से हमें मिलेगा। जब इकोनॉमी डेवलपिंग बन गई, इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो गया, ग्रोथ हो गई, अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग हो गई, तो लोगों की इनकम बढ़ी तो बेसिक से ऊपर उठे, अब वो बेसिक गुड्स के अलावा दूसरी चीज़ों की भी डिमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मशीन मेड गुड्स हैं, प्रीमियम गुड्स हैं, उनकी डिमांड भी करेंगे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, और ये गुड्स कौन बना रहा है, इंडस्ट्री। तो लोगों के डिमांड पैटर्न में चेंज हुआ, किसकी वजह से चेंज हुआ, ग्रोथ की वजह से। इकोनॉमी ग्रो करी या इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, जिस वजह से लोगों के डिमांड पैटर्न में चेंज हुआ। पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर मैकेनाइज्ड मीन्स और मैकेनाइज्ड गुड्स, एंड दीज काइंड्स ऑफ गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज। सो द इकोनॉमी हैज शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, उसका फोकस शिफ्ट हो गया, लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों ने इस तरह के गुड्स का डिमांड बढ़ा दी, तो फोकस शिफ्ट हो गया प्राइमरी से सेकेंडरी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी तो हमने कहा कि गुड्स प्रोडक्शन जो है, ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स व्हेन द एग्रीकल्चर, वी ऑल नो दैट the agriculture sector is overburdened with the workforce or the employees. That means there is hidden unemployment. More than the required persons are engaged in agriculture sector. This is known as disguised unemployment, right? एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, सो व्हेन एग्रीकल्चर सेक्टर इज ओवरबर्डन, so industry will come into existence to absorb the surplus workforce from the primary sector or the agriculture sector. क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा क्यों लगे हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें कहीं किसी दूसरे सेक्टर में और जॉब नहीं मिल रही है। तो जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी और मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज विल बी एस्टैब्लिश्ड, ओके, सो द एक्स्ट्रा और द सरप्लस वर्कफोर्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर विल स्टार्ट माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ये प्राइमरी में सरप्लस है, ज़रूरत से ज़्यादा है। क्यों है ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कम है, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग या ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी या नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट व्हेन द एग्रीकल्चर सेक्टर और द प्राइमरी सेक्टर इज ओवरबर्डन with the employees, so when if new industries are established, so the surplus workforce will be absorbed. जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस वर्कफोर्स है वो इंडस्ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि वो लोग माइग्रेट हो गए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा है ना, उनकी वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी लगे हुए, तो वो एक्सेस या सरप्लस वर्कफोर्स इंडस्ट्रीज में आके काम करने लगेगी। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करती हैं इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, सो इस पर्पज से भी एस्टैब्लिश किया गया, स्ट्रेटजी थी ना क्या थी, सो दैट द इंडस्ट्रीज विल सर्व एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस ड्यूरेशन में 1947 टू 1990 में इनको इससे एस्टैब्लिश किया गया था इंडस्ट्रीज को, ताकि एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज की जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना स्कोप नहीं है
कि सारी की सारी वर्कफोर्स को वो एब्जॉर्ब कर सके। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करेंगे तो सरप्लस वर्कफोर्स जो कि एग्रीकल्चर में लगी हुई है ज़रूरत से ज़्यादा, वो सरप्लस वर्कफोर्स इंडस्ट्रीज में इंगेज की जा सकती है। ठीक है, तो इनको एस्टैब्लिश किया गया एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन या जिनको इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हैं विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, सो until or unless industries are established or developed, the use of machines in agriculture sector would be a dream only। ठीक है, वो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। जब तक कि हम इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को मैकेनाइज करना एक मतलब एक सपने तक की तरह रह सकता है। यू कैन से वुड ओनली बी ए ड्रीम। ठीक है, या फिर हम मशीन यूज़ नहीं कर सकते, मैकेनाइज मीन्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक कि इंडस्ट्री डेवलप ना हो पाए। सो वो मशीन, ओके, या वो मैकेनाइज्ड मीन्स का मतलब है वो इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, थ्रेशर्स यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर्स यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स में जो लाइक मोटर्स यूज़ होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, मशीन्स हैं, एंड ऑल दीज मशीन्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज। ये सारी मशीनें प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, किसी ना किसी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस ही होगी ना। जब इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनों का यूज़ किया जा सकता है? नहीं। और अगर हम मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन का जो स्पीड है या पेस है वो स्लो हो जाएगा, आउटपुट कम होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारी मैकेनाइज्ड मीन्स से इंक्रीज हो रही है। सो टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल आउटपुट वी नीड टू डिपेंड ऑन मैकेनाइज्ड मीन्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हमें मैकेनाइज्ड मीन्स मशीनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, एंड दीज मैकेनाइज्ड मीन्स can only be provided when industries are there or more and more industries are established। जब ज़्यादा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करोगे तभी ये इनपुट्स, ये मीन्स, साधन जिनको हम कहते हैं, ठीक है, मैकेनाइज्ड मीन्स, ओके, वो मशीनें प्रोड्यूस की जाएंगी। क्लियर? एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाने के लिए मशीनें चाहिए क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है प्रोड्यूस करने की। ठीक है, टू कल्टिवेट मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड वी नीड टू इंक्रीज आर कैपेसिटी, और उसके लिए हमें मशीनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ओके, ट्रेडिशनल मीन्स लाइक हम बुलक से या कैमल से कल्टीवेट करते थे तो थोड़े लैंड एरिया को कल्टीवेट कर पाते हैं। जब ट्रैक्टर्स आए तो थोड़े से टाइम में बहुत सारे एरिया को कल्टीवेट कर पाते हैं, तो मतलब हमारा जो लैंड एरिया था, यूसेज जो थी, कैपेसिटी जो थी प्रोडक्शन की, वो बढ़ गई मशीनों की वजह से। ठीक है, तो आउटपुट बढ़ाने के लिए मशीनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और मशीन कहाँ से आएंगी, इंडस्ट्रीज की हेल्प से आएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इम्पार्ट डायनामिज्म का मतलब है वर्सैटिलिटी, डिफरेंट थिंग्स। ओके, जब आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, प्रोडक्शन के वैरायटी ऑफ मीन्स अवेलेबल है, ओके, एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट सेक्टर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डायनामिज्म, इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम ग्रोथ के लिए सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो देयर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ऑल्सो देयर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री। आप प्रोडक्शन के लिए ना तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर आया है तो दो सेक्टर्स आपके पास हो गए, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ के लिए आप सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों सेक्टर मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेम एज जो गुड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी आपके पास एक ही तरह की नहीं है, वैरायटी है। आपके पास हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी है, हैंडलूम्स भी हैं, एंड आपके पास मशीन मेड गुड्स भी हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं। सो व्हेन यू आर हैविंग द वैरायटी ऑफ गुड्स टू चूज फ्रॉम इन द मार्केट, व्हेन यू आर हैविंग variety of employment opportunities in the form of primary sector and secondary sector, when the GDP is growing in numbers with the contribution of primary as well as industrial sector, ठीक है, so that means आपकी growth क्या है, किसी एक sector के ऊपर dependent नहीं है, centered नहीं है किसी एक point पे, dynamic है, ठीक है, दोनों या तीनों सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वैरायटी प्रोवाइड की जाएगी मार्केट में। इसलिए हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो डायनामिक हो गई है।
ठीक है, बहुत सारे सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्राइमरी भी कर रहा है, सेकेंडरी भी कर रहा है, टर्शरी भी कर रहा है, ठीक है। सो ग्रोथ इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सेक्टर और नॉट सेंटर्ड टू अ सिंगल सेक्टर, सिंगल सेक्टर के ऊपर सेंटर्ड नहीं है, केंद्रित नहीं है, ठीक है। सो वहाँ पे डायनामिज्म प्रोवाइड करता है ग्रोथ को। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री इंक्रीज हुई वैसे वैसे कंट्री में या इकोनॉमी में अर्बनाइजेशन, अर्बन पैटर्न डेवलप हुए, ठीक है। नंबर ऑफ सिटीज डेवलप हुई, सिटीज एक्सपैंड हुई, ठीक है। सो अर्बन एरिया का एक्सपेंशन हुआ, ओके। एंड जब अर्बन एरिया का एक्सपेंशन हुआ तो जो फैसिलिटीज होती है, generally it is considered as the basic facilities are more in urban areas than the rural areas. अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के कंपैरिजन में या मुकाबले ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लाइक एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर बेटर देयर इन अर्बन एरियाज और सिटीज दैन द रूरल एरियाज, ओके। ऐसा होता है, गांव से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे पावर सप्लाई हो, ठीक है, सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन हो, सॉरी, एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कह सकते हो इनको, तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ कहाँ पे बेटर है, अर्बन एरियाज में। तो जब इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ तो अर्बन अर्बन एरियाज एक्सपैंड हुए, अर्बनाइजेशन हुआ, राइट। अभी हम देखते हैं एज एन एग्जाम्पल कि इंडस्ट्रियल जोन या इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं जब वो डेवलप हुए तो नियर टू सिटीज़ डेवलप होते हैं, सिटीज़ के आसपास डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको मार्केट एरिया से कनेक्टिविटी चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो नियर बाय बड़ी बड़ी सिटीज़ के आसपास डेवलप होते हैं। तो जब ये इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप होते हैं तो जो वो सिटी है वो एक्सपैंड होनी शुरू होती है, क्योंकि लोग माइग्रेट होंगे, भी बाहर से लोग आएंगे काम करने के लिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिटीज़ एक्सपैंड होने लगी, सिटीज़ एक्सपैंड हुई मतलब अर्बनाइजेशन आया, कुछ नई सिटीज़ डेवलप हुई, कुछ एग्जिस्टिंग सिटीज़ ही एक्सपैंड होने लगी, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अर्बनाइजेशन, ओके। और अर्बनाइजेशन कैसे किसकी हेल्प से हुआ, अर्बनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्री ग्रो हुई, इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ इन नंबर्स, मोर नंबर्स, सो अर्बन एरिया एक्सपेंड हुए, अर्बन एरिया एक्सपेंड हुए तो सिविलाइजेशन आया। सिविलाइजेशन मीन्स यहाँ पे सिविलाइजेशन का मतलब है कि वो बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन और हेल्थ के रूप में वो भी एक्सपैंड हुई। वही अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, अर्बन एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो अर्बनाइजेशन मतलब वो बेसिक फैसिलिटीज भी तो इंक्रीज हुई, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन, पावर सप्लाई, रोड्स, ठीक है, वो बेसिक फैसिलिटीज भी इंक्रीज हुई। एंड दीज बेसिक फैसिलिटीज डायरेक्टली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो बेसिक फैसिलिटीज डायरेक्टली अफेक्ट करती है, ठीक है। जब आपके पास बेटर फैसिलिटीज़ हैं, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो अच्छा होगा। आप एक ऐसी लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे रोड्स ही नहीं, कच्ची गलियाँ हैं, तो बारिश के टाइम पे वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप एक ऐसी लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे रोड्स हैं, तो बारिश के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे लाइक ड्रेनेज सिस्टम है, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो इस एरिया में जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी अवेलेबल होगी, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, इम्प्रूव्ड। और दूसरा एरिया जहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी, ठीक है, क्या होगी, अच्छी नहीं मानी जाएगी। सो अर्बन एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज बेटर होती है दैन रूरल, तो बेसिक फैसिलिटीज बेटर होगी तो लोगों का क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इम्प्रूव होगा। एंड दैट मेक्स सिविलाइजेशन और दैट काउंट्स टू सिविलाइजेशन, राइट, क्लियर। तो कनेक्ट हम करते हैं सिविलाइजेशन को अर्बनाइजेशन के साथ। अर्बनाइजेशन किसके साथ कनेक्टेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। व्हेन मोर एंड मोर इंडस्ट्री स्टार्टेड डेवलपिंग, urban areas started expanding, and in urban areas basic facilities are available, more basic facilities, or the status of basic facilities like education and health is better than rural areas. So we can say that the quality of life of the people will improve, quality of life जो है high होगा लोगों का urban areas में। Next one is infrastructural growth। वही आ गया इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में कि जैसे जैसे इंडस्ट्री स्प्रेड होगी या सेटअप होगी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन
will set up or will increase, और ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जनरल पब्लिक के लिए भी फैसिलिटेट, सॉरी जनरल पब्लिक की लाइफ को भी फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप होगा, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी, बेसिक फैसिलिटीज हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, और ये लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, या ग्रोथ को, कंट्री की ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, a sine qua non of growth, ठीक है। a sine qua non of growth इसका मतलब है साइन बोल सकते हो और सिन बोल सकते हो। साइन qua non इसका मतलब होता है असेंशियल रिक्वायरमेंट, असेंशियल रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन एन असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो किसी भी कंट्री की और ग्रोथ को हम किस में मेजर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट बताया था जीडीपी में, ठीक है। ग्रोथ को हम जीडीपी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जीडीपी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि हमने क्या कहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ानी है तो इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जब बढ़ेंगी तो आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। ओके, तो हम मान सकते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस थी कि क्यों जरूरी है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, ठीक है, और क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो एक इंपॉर्टेंस थी इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस, ठीक है। So next topic is factors necessitating direct participation of state, मतलब क्या रीजन थे कि इस ड्यूरेशन में 1947 टू 1990 स्टेट या फिर गवर्नमेंट कह सकते हो या पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं। So next topic is direct participation of state in industrialization. State means government की बात कर रहा है, या फिर आप क्वेश्चन कह सकते हो why did public sector play an important role in industrialization, या फिर आप कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर को एक इम्पोर्टेंट रोल या इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई थी प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले 1990 तक, क्योंकि हमें पता है 1991 में तो क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन किया गया था, एलपीजी पॉलिसीज आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन 1990 तक पब्लिक सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, मेजर इंडस्ट्रीज वर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ऐसा क्यों था, क्या वजह थी, क्या रीजन थे कि 1990 तक की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें पब्लिक सेक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल था। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कैपिटल, मतलब इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत थी, ठीक है। देयर वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू सेट अप इंडस्ट्री, एंड इन दिस ड्यूरेशन दैट इज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट इकोनॉमिकली साउंड और फाइनेंशियली साउंड टू इन्वेस्ट सच ए ह्यूज अमाउंट, ठीक है। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद प्राइवेट सेक्टर इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। इतना फंड या इतना कैपिटल उनके पास नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और यू कैन से गवर्नमेंट टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनको एस्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ली, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, ठीक है। सो ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव in this duration 1947 to 1990, फर्स्ट रीजन है लैक ऑफ कैपिटल, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। प्राइवेट सेक्टर जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट फाइनेंशियली साउंड और इकोनॉमिकली साउंड सो दैट दे कैन इन्वेस्ट such a huge amount to set up or start an industry, ठीक है। That's why government took over the responsibility to set up the industry, गवर्नमेंट को रही रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप करनी थी, ये रिक्वायरमेंट थी, हमारी ज़रूरतें थी, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। बट कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, जैसे हम पहले पढ़े हैं, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो बड़ी बड़ी लाइक सिस्को,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस तरीके से कुछ कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट सेक्टर की थी, और वो भी वो इंडस्ट्रीज थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी थी, असेंशियल थी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हैवी इंडस्ट्रीज थी या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज थी, वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर के पास थी। रीज़न था कैपिटल की कमी, ठीक है। सेकेंड वन इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। लो इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब है मोटिव, प्रेरणा, ठीक है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास कोई मोटिव नहीं था इन्वेस्ट करने का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। प्राइवेट सेक्टर उसी जगह इन्वेस्ट करेगा, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएगा जहाँ पे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है। लेकिन इन दिस ड्यूरेशन 47 टू 1990 इंडिया में जो इंडियन मार्केट्स में यू कैन से इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी कि वो इंडस्ट्रीज को ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करा सकें, और इंडियन मार्केट्स वर नॉट प्रोवाइडिंग द प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज टू द एंटरप्रेन्योर्स और द इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब हमारी मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि लोगों को मीन्स गरीबी बहुत ज़्यादा, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा खर्च करें, बहुत ज़्यादा डिमांड करें, ठीक है। तो मतलब इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज या फिर पोटेंशियल की कमी थी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट फाइंड और डिड नॉट सी एनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट इन दिस ड्यूरेशन। इस टाइम पीरियड में प्राइवेट सेक्टर को कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही थी मार्केट में, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा थी, तो डिमांड कम थी, लोग डिमांड कम करते थे। इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर के पास कोई मोटिव नहीं था, उद्देश्य नहीं था, वो नहीं करना चाहते थे, दे वर नॉट इंड्यूस, ठीक है। इंड्यूसमेंट मीन्स मोटिव, प्रेरणा, किसी चीज़ से प्रेरित होकर आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई मोटिव नहीं था, इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को कौन सा मोटिव चाहिए, प्रॉफिट। और इस ड्यूरेशन में इंडियन मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, तो डिमांड कम थी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही थी मार्केट में, ओके। तो प्राइवेट सेक्टर डिडंट सीक और डिडंट फाइंड एनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट और डिडंट फाइंड पोटेंशियल इन द मार्केट, सो they were not induced to invest in the market or Indian economy or Indian market। इसलिए पब्लिक सेक्टर को ये जो था इंडस्ट्रियल सेटअप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे एक हमें बुक में एक फ्लो चार्ट भी दे रखा है। जैसे हमने कहा पॉवर्टी ज़्यादा थी, इनकम कम थी, इनकम कम थी तो डिमांड भी कम थी, ठीक है। डिमांड कम थी, सो इन्वेस्ट कम कर रहे थे प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्ट कम कर रहे थे, तो लाइक प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर फर्दर इनकम कम होगी, तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ना इनकम। प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट्स कम होंगे, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो फिर वापस से डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो फिर प्रोडक्शन कम होगा, फिर इनकम कम होगी, फिर डिमांड कम होगी। इस तरीके से ये साइकिल जो था चलता जा रहा था, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक। और इसको लाइक से ब्रेक तभी किया जा सकता था जब इन्वेस्टमेंट बढ़े, और प्राइवेट सेक्टर को तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही थी, प्रॉफिट नजर ही नहीं आ रहा था। तो पब्लिक सेक्टर को एक इनिशिएट करना पड़ा कि हम इंडस्ट्री सेटअप करें ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, इनकम बढ़े, इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़े तो प्रोडक्शन बढ़े, फिर फर्दर इनकम राइज हो, ठीक है। तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए पब्लिक सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमारी जो इकोनॉमी थी इस ड्यूरेशन में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, हम पहले भी पढ़े, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी हमें इनहेरिट की थी, विरासत में मिली थी ब्रिटिशर्स से, कॉलोनियल पीरियड में। तो इस तरह की इकोनॉमी में, जो बैकवर्ड इकोनॉमी है, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इस तरह की इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो सोशल जस्टिस के साथ होनी चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पीपल और जनरल पब्लिक, लोगों के बीच में रिसोर्सेज को इक्विटेबल, ठीक है, इक्वल तो नहीं, इक्विटेबल, दैट मीन्स जस्टिस के साथ, ठीक है, सोशल जस्टिस के साथ रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए था। अगर प्राइवेट सेक्टर्स को फ्री छोड़ दिया जाता
So private sectors would exploit the resources, country के resources को exploit कर देते for their own benefit. भाई प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ दिया जाता तो वो अब उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे क्या होता, पुअर और रिच के बीच का गैप बढ़ता जाता, रिच तो और रिच होते जाते और पुअर होते जाते, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक ज़रूरतें तो पूरी कर सके, लाइक फूड ग्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट है, फूड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल कर सके, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। अगर प्राइवेट सेक्टर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता तो वो जो फूड ग्रेन्स हैं वो भी हाई प्राइसेस में मिलते हैं, एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं उनके प्राइसेस भी हाई होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ वो लोग अवेल नहीं कर पाते एंड दे विल रिमेन बैकवर्ड, और वो बैकवर्ड या पिछड़े ही रह जाते हैं, ठीक है। सो इक्वालिटी सेटअप करने के लिए, ठीक है, सो इक्वालिटी सेटअप करने के लिए पब्लिक सेक्टर ने या फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया सो दैट ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो है लोगों को प्रोवाइड की जाए ताकि इक्वालिटी, इकोनॉमी में इक्वालिटी सेटअप हो या फिर जो पुअर और रिच के बीच का गैप या गल्फ है उसको खत्म या फिर कम किया जा सके। दैट्स व्हाट फॉर दिस पर्पज सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस के पर्पज से पब्लिक सेक्टर को इनिशिएट करना पड़ा या पब्लिक सेक्टर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये 3 रीजंस थे जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और कि कैपिटल नहीं था इतना प्राइवेट सेक्टर के पास कि वो खुद इंडस्ट्री सेटअप कर सके। सेकेंड, उनको कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी, मोटिव नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट तो नजर ही नहीं आ रहा था मार्केट में क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा थी, ठीक है। थर्ड, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट को लगा या गवर्नमेंट वॉज ऑफ द ओपिनियन कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ दिया है तो पुअर और रिच के बीच का गल्फ या गैप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें उनको पुअर पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ को एटलीस्ट लो प्राइसेस में या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट फ्री नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसे तो प्रॉफिट कमाना है। इसलिए सोशल जस्टिस के लिए भी पब्लिक सेक्टर को इनिशिएट करना पड़ा। ओके।